हेलो बच्चों, कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगेंड्स को एक पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर किया जाता है, बिंदु आवेश के रूप में कंसिडर किया जाता है यदि वे निगेटिव आयन है तो, और अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, उदासीन अणु हैं, तो उनको एक डायपोल के रूप में कंसिडर किया जाता है। और मेटल और लिगेंड की जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पर प्योरली आयनिक बंध माना जाता है, आयनिक आबंध इसमें माना जाता है। अब जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है कि 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल्स हैं और पाँचों का जो एनर्जी लेवल है वो सेम होता है। चूँकि एनर्जी लेवल सेम होता है इसलिए हम उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो जब केवल धातु का आयन है, अपनी मूल अवस्था में वो डीजेनरेट रहते हैं, एक जैसी एनर्जी उनमें रहती है। अगर उनके आसपास कोई स्फेरिकल, इस प्रकार की स्फेरिकल गोली क्रिस्टल क्षेत्र बनता है तो भी वो सिमेट्रिकल रहते हैं, सममिति उनकी बनी रहती है। लेकिन यदि उनके आसपास दूसरे प्रकार की शेप में अगर दूसरे क्रिस्टल्स आ जाते हैं, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल शेप उनके आसपास बन जाती है, तो उनकी सिमेट्री क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अगर सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है तो डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हो जाता है। तो हम जब यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग किस प्रकार से होता है। डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हम पढ़ेंगे किस ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो अष्टफल के क्रिस्टल क्षेत्र में डी प्रेक्षकों का विभाजन, यानी अगर जो लिगेंड्स हैं वो अष्टफल के रूप में धातु के आसपास मौजूद हैं, तो जो डी कक्षक हैं वो किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, किस प्रकार से विभाजित होते हैं, वो हम समझेंगे। तो इस डायग्राम में आप देखें, ये मूल धातु के डी ऑर्बिटल है, पांचों ऑर्बिटल है यहाँ पर। अगर गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र है, स्फेरिकल क्षेत्र है, तो एनर्जी थोड़ी सी बड़ी है, ये इनका ऊर्जा स्तर है, तो एनर्जी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन डीजेनरेसी बनी हुई है, पांचों एक साथ है। लेकिन यदि इस प्रकार से अष्टफल के रूप में लिगेंड उनके चारों तरफ आ जाते हैं तो इनमें विपाटन हो जाता है, इन्हें स्प्लिटिंग हो जाता है, दो सेट में विभक्त हो जाते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऊपर चले जाते हैं, और डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड जो है वो नीचे चले जाते हैं। जो ऊपर चले गए इनको हम डी जी बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ चले गए वो टी पी जी बोलते हैं। अभी जो डेल्टा ओ दिखा रहा है ये एनर्जी सेपरेशन है, यानी अष्टफल के क्षेत्र में समुच्चयों का ऊर्जा अंतर है, इसको हम डेल्टा ओ से प्रेजेंट करते हैं। ओ है ऑक्टाहेड्रल के लिए, अष्टफल के लिए ओ यूज करते हैं। तो जो ईजी लेवल वाले हैं डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जो दो ऑर्बिटल हैं यह 3/5 एनर्जी से ऊपर चले जाते हैं, और ये जो नीचे के तीन हैं डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये 2/5 लेवल नीचे आ जाते हैं, यानी मूल लेवल से नीचे चले जाते हैं 2/5 पार्ट, और ये 3/5 पार्ट ऊपर चले जाते हैं। ये जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, जो तीन एक्सिस हैं, इन एक्सिस के अराउंड आने के कारण लिगेंड में और उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें रिपल्शन अधिक होने के कारण ये ऊपर चले जाते हैं, और डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड जो है वो एक्सिस के बीच में लाया करते हैं। एक्सिस के बीच में लाने से इनमें रिपल्शन कम होता है, इसलिए वो नीचे चले जाते हैं। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इन डी ऑर्बिटल्स पे लिगेंड का जो इफेक्ट है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज में जो आई निगेटिव है, आयोडो है, फिर ब्रोमो है, फिर एक्ससीएन है, फिर सीएल निगेटिव है, एक्स निगेटिव है, एफ निगेटिव है, ओएच निगेटिव है, C2O4 2 टाइम्स ऑक्सीलेटो आयन है, एक्वा है, NCS निगेटिव है, EDTA है, NH3 है, EN है, CN निगेटिव है, CO है। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे कम स्प्लिटिंग देने वाले कौन है, ये वाले आयन, और आगे बढ़ने पे ये बढ़ती जा रही है वैल्यू, ठीक है। तो इस क्रम में हमने इनको देखा है कि आयन किस प्रकार से बिहेव करते हैं, अलग अलग लिगेंड्स का बिहेवियर, जिसको कि बोलते हैं स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। अब यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन D1 D2 D3, अगर इलेक्ट्रॉन किसी कॉम्प्लेक्स में D1 है, या डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, या डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तक जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाले लेवल में जाते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल कम है, ठीक है। अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ऑप्शन होते हैं,
या तो नीचे वाले लेवल में चला जाएगा तो पेयरिंग कर लेगा, या ऊपर वाले लेवल में जाएगा तो सिंगल अनपेयर्ड रहेगा। इसको अब हम इस प्रकार से देखते हैं। D4 के लिए दो ऑप्शन है। अगर ऊपर वाले लेवल में चला गया, ऊपर वाले लेवल में तब जाएगा जबकि पेयरिंग एनर्जी इस एनर्जी से, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है उससे अधिक पेयरिंग की एनर्जी हो। अगर पेयरिंग की एनर्जी अधिक है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, और अगर पेयरिंग की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा। पेयरिंग की एनर्जी अधिक है तो ऊपर चला जाएगा, मतलब सिंगल रहेगा, और पेयरिंग की एनर्जी कम है तो इनमें किसी में एक में चला जाएगा, यानी कि पेयरिंग हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg1 में चला गया, यानी ऊपर वाले लेवल में चला गया, अगर वो ऊपर वाले लेवल में चला जाता है तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G3 Eg1, मतलब इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये चारों के चारों कैसे हैं, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है इसलिए क्या हो गया, हाई स्पिन हो गया या फिर उच्च प्रचक्रण हो गया। अब अगर हम ये वाली बात करते हैं जहाँ पे कि पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो 1 2 3 D1 D2 D3 और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पेयरिंग में चला जाएगा। तो पेयरिंग में चला जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, केवल 2 बचेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 और Eg0। Eg में 0 मतलब Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर स्पिन कम हो गई, इसलिए हम इसको लो स्पिन या निम्न प्रचक्रण संकुल यहाँ पर हम इनको कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार अगर अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें इस प्रकार से d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, और अकॉर्डिंगली लिगेंड के अनुसार, लिगेंड की कैपेसिटी के अनुसार इसमें लो स्पिन या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसमें बन जाता है। अब हम देखते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में, यानी चतुष्फलकी फील्ड में डी कक्षकों का स्प्लिटिंग किस प्रकार से होता है। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो डी कक्षकों का स्प्लिटिंग होता है सेम मेटल और सेम लिगेंड के लिए कम होता है, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की तुलना में यहाँ पर स्प्लिटिंग की ऊर्जा कम होती है। जो डेल्टा टी है, टी फॉर टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकी के लिए एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, इट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड की ये करीब 4/9 हिस्सा ही एनर्जी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऊर्जा लेवल है, ये मुक्त धातु का मेटल के डी कक्षक है, फिर ये स्फेरिकल फील्ड में है और ये टेट्राहेड्रल फील्ड है। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड पढ़ा था उसका जस्ट रिवर्स है। यहाँ पर dx, dy और dz, ये जो तीन ऑर्बिटल है dx, dxz और dyz, ये ऊपर के लेवल में जाते हैं, मतलब कि जो मूल एनर्जी लेवल है उससे 2/5 एनर्जी रेज हो जाते हैं, और जो dx² और dz² दो ऑर्बिटल थे वो 3/5 पार्ट से नीचे चले जाते हैं एनर्जी लेवल में। यहाँ पर हम इन तीनों को T2 बोलते हैं, और यहाँ ये जो दो हैं dx² और dz², dx² y² और dz², इनको हम बोलते हैं E। यहाँ पर G नहीं लगाते हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम इनके आगे G लगाते हैं, T2G और Eg। G इसलिए लगाते हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, तो स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में G लगाया जाता है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए इनको T2 बोलते हैं और इसको E बोलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में इस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है और कॉम्प्लेक्स जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो कलर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसा कि हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कॉम्प्लेक्सेस जो है वो रंगीन होते हैं, रंगीन आयन देते हैं। तो ये कलर कहाँ से आते हैं, तो हम एग्जाम्पल के लिए कलर इस प्रकार से आते हैं कि जब कोई कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर से ऑर्डिनरी लाइट पास होती है तो एक वो पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बचे हुए रेडिएशन को छोड़ देते हैं। तो जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करते हैं और जो वो छोड़ देते हैं, तो जो रेडिएशन छोड़ देते हैं वह उसके हिसाब से कलर आता है।
तो एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है। जैसे कि ये हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें COCl और 5NH3 मॉलिक्यूल, और ये पूरा जो आयन है इसके ऊपर 2+ चार्ज है। इस आयन ने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब 535 नैनोमीटर की वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, और जो एब्जॉर्ब है उसका जो कलर है वो येलो है, और जो कॉम्प्लेक्स है वो हमको कैसा दिखता है, वॉयलेट दिखता है। मतलब अगर येलो एब्जॉर्प्शन हुआ है तो उसका कलर हमको क्या मिलता है, वॉयलेट मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जैसे कॉपर का है, कॉपर के संग 4 लिगेंड, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड का काम कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स ने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी वो 600 नैनोमीटर की करी है। जो रेडिएशन का कलर है वो रेड कलर का एब्जॉर्ब किया है, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी जो हमको आयन पे दिखाई देता है वो कलर आता है ब्लू आता है। फिर इसी प्रकार से टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स आयन है, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये 492 यानी ब्लू ग्रीन रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको मिलता है वॉयलेट कलर मिलता है। अब अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि ये हमको कलर क्यों देते हैं, क्यों एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, तो उसको हम ऐसे समझेंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने टाइटेनियम का सॉल्ट लिया है, टाइटेनियम +3, तो टाइटेनियम +3 में जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, 3d1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक ग्राउंड स्टेट में 3d1 dxy, किसी भी ये जो dxy yz या xz में से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब इसके ऊपर रेडिएशन आता है तो एक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके चूँकि स्प्लिटिंग हो गया ऑर्बिटल का, 3 नीचे चले गए, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, तो 3 dxy yz और xz नीचे है, dx² y² और dz² ऊपर गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन में से एनर्जी एब्सॉर्ब करके ऊपर चला जाता है। ये देखिए यहाँ से चल के वो यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आ गया तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है हमको जो वॉयलेट है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है कि क्यों जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कलर देते हैं। डी के जो ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होता है, और स्प्लिटिंग में डी के लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रेडिएशन में से एनर्जी एब्सॉर्ब करके ऊपर के लेवल में जाते हैं, और बचा हुआ जो कलर है हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको यहाँ पर दिखाई देता है। अब जैसे जैसे लिगेंड्स की नंबर चेंज होती है वैसे ही जो कलर है, जो रेडिएशन एब्सॉर्ब किए जाते हैं वह भी चेंज होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम निकल का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, यहाँ पे निकल के संग 4 लिगेंड वाटर के हैं और एक इथिलीन डायमीन का है। तो अगर एक इथिलीन डायमीन लिगेंड इसके साथ एसोसिएटेड है तो कॉम्प्लेक्स का कलर आता है पेल ब्लू। अगर यहाँ पे 2 आ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स का कलर हो जाता है ब्लू या पर्पल हो जाता है। और अगर यहाँ पे 3 जो लिगेंड है वो इथिलीन डायमीन आ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स का कलर हो जाता है वॉयलेट। तो हमें देखते हैं कि लिगेंड जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉम्प्लेक्स के कलर को। इसी प्रकार से हम जो कलर जेम स्टोन्स होते हैं, जो मूल्यवान पत्थर होते हैं, उनमें भी जो कलर्स आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए रूबी है, रूबी रेड होता है। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, इसमें 0.5 से लेकर 1% तक क्रोमियम +3 आयन होता है जो कि D3 कॉन्फ़िगरेशन का होता है। ये उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के रूप में मौजूद होता है। और इसी प्रकार से एमरेल्ड जो है वो ग्रीन कलर का होता है। बेरिल यानी कि Be3Al2Si6O18 में इसमें भी क्रोमियम +3 आयन के रूप में मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर कलर में फर्क है, यहाँ पर रेड हमको कलर अपीयर होता है और यहाँ पर हमको ग्रीन कलर अपीयर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वह हमको क्यों कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड आयन बनाते हैं ये एक्सप्लेन करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करता है, और साथ में यह भी एक्सप्लेन करता है कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फेल होती है ये बताने में कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो निगेटिव आयंस हैं उनको स्प्लिटिंग ज़्यादा शो करना चाहिए। पर जैसा कि हमने उधर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखा, जो निगेटिव आयंस हैं वो उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, वो कम स्प्लिटिंग शो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये बात इससे एक्सप्लेन नहीं होती है। एंड देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, दिस इज आल्सो कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
तो दीज आर दी सम ड्रॉबैक्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसका एक्सप्लेनेशन हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी में पढ़ता है, जो कि हमारे कोर्स में अभी नहीं है। तो ये टॉपिक यहाँ पर आज हमारा फिनिश होता है।